अच्छा बच्चों, आज हमने पढ़ना है अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, द क्वेश्चन इन विच 2 or more products are given and only prices of those products are given। बच्चों, ऐसे सवाल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे और सिर्फ उसमें प्राइसेस होंगी, उसको बच्चों कहते हैं अनवेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स। ये बात समझ आ रही है बच्चों? देखो जरा, कि 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट दिए थे। ईयर 2011, 2012, 2013, 2014। बच्चों आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं, वीट, राइस और शुगर। बच्चों 3 प्रोडक्ट हैं, वीट, राइस, शुगर। 10, 12, 14, 15। शुगर है बच्चों 20, 22, 23, 25। राइस है 30, 32, 33, 35। अच्छा बच्चों, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस हैं, प्राइसेस गिवन है और कुछ नहीं गिवन। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या यहाँ पे अब सिंपल इंडेक्स वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा? सिंपल इंडेक्स में सिर्फ एक प्रोडक्ट होता है, इसमें 3 प्रोडक्ट है। नो, यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। बच्चों रिक्वायर्ड है आपसे, नंबर 1, कैलकुलेट इंडेक्स नंबर यूजिंग 2011 एज बेस। यहाँ पे 2011 बता दिया गया, बेस है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे याद रखना, 2 तरह के फार्मूले लगते हैं, 2 तरह के मेथड है, ये चीज क्लियर करें। बच्चों पहला फार्मूला है, इसे कहते हैं जी एग्रीगेटिव इंडेक्स। बच्चों इसका फार्मूला है सुमेशन पी एन ओवर सुमेशन पी नॉट मल्टीपल 100, कि जिस साल में जितने मर्जी प्रोडक्ट हैं सबको इकट्ठा कर लो। क्या ये बात समझ आती है? जितने मर्जी प्रोडक्ट हैं सबको इकट्ठा कर लो, सबको जमा करके इंडेक्स निकाल लो। दूसरा मेथड है बच्चों सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। बच्चों इसका मतलब क्या है? पहले आप प्राइस रिलेटिव निकाल लो सारे के सारे, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। हर एक प्रोडक्ट के अलग-अलग प्राइस रिलेटिव निकाल के उसको जमा कर लें। जमा करने के बाद बच्चों नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर दें, तब भी इंडेक्स आ जाएगा। बच्चों क्या ये दोनों फार्मूले समझ आ रहे हैं? पहला फार्मूला है एग्रीगेटिव इंडेक्स, सारी प्राइसेस को इकट्ठा कर लो। दूसरा फार्मूला है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, कि पहले सब प्रोडक्ट्स के इंडिविजुअल प्राइस रिलेटिव निकालो। और सुमेशन, अल्लाह के बंदो अरिथमेटिक मीन नहीं पढ़ा? अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है कि पहले इंडेक्स के सारी वैल्यूज को जमा कर लो, फिर नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर। अच्छा जी, अभी कर लेते हैं, सवाल समझ आ जाएगा। अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले एग्रीगेटिव इंडेक्स करते हैं। एग्रीगेटिव इंडेक्स का मतलब ये है बच्चों, हम सारी प्राइसेस को जमा करने लगे हैं बच्चों। सुमेशन पी, सम ऑफ प्राइसेस, सम ऑफ ऑल प्राइसेस। सुमेशन पी। बच्चों क्या मैं 2011 वाले तमाम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को जमा कर सकता हूं?
क्या आ जाएगा 60। बच्चों मुझे बताओ क्या मैं वर्टिकल प्राइसेस को जमा कर सकता हूं? बच्चों वर्टिकल प्राइसेस जमा नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल जमा हो सकती हैं। सोचो जरा, क्या ये बात समझ आती है? हॉरिजॉन्टल प्राइसेस जमा हो सकती हैं, वर्टिकल प्राइसेस जमा नहीं हो सकती। बच्चों वर्टिकल प्राइसेस हैं 4 सालों की प्राइसेस। अब 4 सालों की प्राइसेस हम कैसे जमा करें? एक पिछले साल की प्राइस है, एक अगले साल की प्राइस है। हाँ, एक ही साल के मुख्तलिफ किस्म की प्राइसेस को जमा कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? एक साल में मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट की प्राइसेस को जमा कर सकते हैं। 4 सालों में एक ही प्रोडक्ट की प्राइसेस को जमा नहीं कर सकते क्योंकि 4 साल हैं। तो बच्चों 10 प्लस 30 प्लस 20 आ जाएगा 60। फिर अगर 12 प्लस 32 प्लस 22 क्या आ जाएगा बच्चों? 66। वेरी गुड बच्चों। फिर आगे 2013 में 70। बच्चों 2014 में 75। अच्छा जी बच्चों, पार्ट ए है बाय यूजिंग एग्रीगेटिव इंडेक्स। बाय यूजिंग एग्रीगेटिव इंडेक्स। बच्चों एग्रीगेटिव इंडेक्स हमने पढ़ा है। ए पार्ट वो क्या है जी? सुमेशन पी एन ओवर सुमेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों 2011 में तमाम प्राइसेस का सम है 60। तो बच्चों यही करंट ईयर है, करंट ईयर भी यही है, बेस ईयर भी यही है। मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 100। सोचो जरा सोचो, एग्रीगेटिव इंडेक्स समझ आ रहा है? रिप्लाई कर दो। ओके, अब 2012 में बच्चों जब हम इंडेक्स निकालना है, करंट ईयर है 66, बेस ईयर है 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आंसर आता है बच्चों? 110। आगे बच्चों 70 डिवाइडेड बाय 66 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या आंसर आता है जी? 106.67। आगे 75 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ जाएगा 125। बच्चों ये पहला तरीका समझ आ गया, बाय यूजिंग एग्रीगेटिव इंडेक्स। अच्छा ठीक, 70 बाय 60 होना है, 116.67 आ जाएगा। ओके ओके जी, यहां तक बात समझ आ गई सबको? अच्छा बच्चों, दूसरा मेथड है बाय सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज बच्चों क्या होती है जरा सुनिएगा। अब बच्चों सिंपल एवरेज निकालने के लिए हमें प्राइस रिलेटिव निकालने होंगे हर किसी। बच्चों हर किसी के प्राइस रिलेटिव अलग-अलग निकालने होंगे। सबसे पहले निकालेंगे हम वीट का।
अब वीट का प्राइस रिलेटिव कैसे निकालेंगे बच्चों? 10 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिर्फ वीट का अलहदा से प्राइस रिलेटिव निकालेंगे, ये याद आ रहा है? वीट का अलहदा इंडेक्स निकलेगा तो बच्चों अगले साल वीट का इंडेक्स निकलेगा 12 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 120, फिर 14 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 140, फिर 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 150। अब बच्चों निकालना राइस का। राइस है 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 आ गया। फिर उसके बाद 32 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 106.67। ये बात समझ आती है बच्चों? फिर उसके बाद 33 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 110। फिर उसके बाद 35 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 116.67। हाँ जी, हम इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, हर किसी का इंडेक्स लादा। अब शुगर की बारी है। 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या देगा 100। फिर बच्चों 22 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ जाएगा 110। 23 क्या आ जाएगा 115। फिर उसके बाद बच्चों 25 125। बच्चों क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा बच्चों, हमने हर किसी के अलहदा अलहदा प्राइस रिलेटिव फाइंड कर लिए हैं। क्या यहाँ तक ये सबको बात क्लियर है? हर किसी के अलहदा अलहदा प्राइस रिलेटिव निकाल लिए। बच्चों अब इनकी निकालनी है सिंपल एवरेज। सिंपल एवरेज बच्चों आपने अरिथमेटिक मीन भी पढ़ी हुई है। अरिथमेटिक मीन याद है आपको? बच्चों हमने अरिथमेटिक मीन निकालना है। सादा अल्फाज में एक ही साल की तीनों वैल्यूज का मीन निकालना है। निकाल लोगे? बच्चों एक ही साल है 2011। इस साल की तीनों वैल्यूज को पकड़ेंगे, अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो 100 आएगा, सोच लो। फिर बच्चों अगले साल 120 जमा 106.67 जमा 110 डिवाइड बाय 3, तो बच्चों 112.22 आता है। चेक कर लो, शाबाश। बच्चों तीसरे साल की वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन 140 प्लस 110 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 3, 121.67। बच्चों आगे आ रहा है जी 150 प्लस 1
150 प्लस 116.67 प्लस 125 डिवाइडेड बाय 3 130.56। बच्चों ये अरिथमेटिक मीन सबको समझ आ गया? बच्चों अब दूसरा जो मेथड है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे बच्चों। बच्चों ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला याद है कि भूल गए हो? तो बच्चों मुझे जरा ज्योमेट्रिक मीन तो निकाल के बताओ क्या आता है पहले तीन वैल्यूज। पहली तीन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन जरा निकालें, शाबाश। 100 आता है, वेरी गुड। दूसरी तीनों वैल्यूज का क्या आता है? अच्छा बच्चों जरा देखो, क्या ज्योमेट्रिक मीन ऐसे निकालते थे? थर्ड रूट लेते थे पहले। वन 120 इंटू 106.67 इंटू 110 तो 112.08 आता था। याद आ रहा है कुछ कुछ? फिर बच्चों 140 मल्टीप्लाइड बाय 110 मल्टीप्लाइड बाय 115 का क्यूब रूट लेते थे तो 120.99 ऐसे ही है। तो उसके बाद बच्चों 150 मल्टीप्लाइड बाय 116.67 मल्टीप्लाइड बाय 125 का क्यूब रूट 129.81 आता था। बच्चों मीडियन याद है कि मीडियन भी भूल गए हो? मीडियन मीडियन पहली तीन वैल्यूज का मीडियन निकालने क्या आता है? बच्चों अगली तीन का मीडियन निकालें। शाबाश शाबाश, सोचें क्या होता था, मीडियन याद करें। वाली वैल्यू है, शाबाश। और दरमियान वाली शाबाश शाबाश शाबाश। मुझे उम्मीद थी आप लोगों से सारी क्लास में, शाबाश, मुझे उम्मीद थी कि आप सबका आंसर 106.67 ही आएगा। शाबाश शाबाश। अभी पेपर आए भी नहीं है और मीडियन का बेड़ा गर्क हो गया। बच्चों को एवरेज तक नहीं याद रहती। अभी पेपर आए भी नहीं है तो हालात ये हो गए। बच्चों पे तो इज्तमाई लानत जो मीडियन ये बता रहे हैं मुझे। तीन वैल्यूज थी, बच्चों की आंखों में इतना टेढ़ापन आ चुका है,
बच्चों की आंखें इतनी ज्यादा टेढ़ी हो चुकी हैं कि ये 3 वैल्यू को छोड़ के अरिथमेटिक मीन को कह रहे हैं कि ये मीडियन है। हालात ये है, इतनी आंखों में टेढ़ापन आ चुका है, इतनी आंखें खराब हो गई हैं कि वो अरिथमेटिक मीन को बता रहे हैं कि मीडियन है। कैसा बेड़ा गर्क हो गया हमारी कौम का। बच्चों 3 वैल्यू थी आपके पास, 120, 106.7 और 110। मुझे बताओ बच्चों इन तीनों में से मिडिल वैल्यू कौन सी है? अन्यों आप लोगों के लिए स्पेशली मुझे अलहदा वैल्यूज लिखनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपकी आंखों का भेंगापन ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है। आपकी आंखें इतनी टेढ़ी हो चुकी हैं, अल्लाह माफ करे। बच्चों इन तीनों में मिडिल वैल्यू 110 है। मुझे पता है कुछ लोग अभी भी चवले मार रहे हैं और कह रहे हैं कि मिडिल वैल्यू की है। लख लानत है उन बच्चों के ऊपर, बेड़ा गर्क किया हुआ है। मिडिल वैल्यू ये बनती है अन्यों, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सीए करना है। 1.5 महीना पहले पढ़ा वो मीडियन, वो याद नहीं है आपको, और टॉप करना है जी हमने सीए करना है। पूरे खानदान में मिठाइयां बांटी हुई, पहले पढ़ी हुई चीजें याद कोई नहीं है और जनाब इन्होंने टॉप करना है। अब बच्चों बताओ 140, 110 और 115 में से मीडियन कौन सा है? 115। अब आया सारे लाइन पे, गधे ना हो तो खोते। हाँ जी, अब मुझे बताएं जी कौन सा मीडियन? 125। वेरी गुड। अच्छा बच्चों अनवेटेड एग्रीगेटिव समझ आ गया सबको? बच्चों याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडेक्स नंबर के लिए बेस्ट एवरेज कौन सी होती है। अब ये किसी को याद नहीं आ रहा। बेस्ट एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन। बेस्ट एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन। बेस्ट एवरेज फॉर इंडेक्स नंबर इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक हो गया जी? ओके बच्चों अगला टॉपिक है हमारा वेटेड इंडेक्स। वेटेड इंडेक्स, हाँ जी, ये मैंने कहा था कि आप लोग भूल जाएंगे। मैंने कहा था कि मैं इंडेक्स नंबर में पूछूंगा और आप लोगों ने भूल जाना। हालात ये हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मीडियम। अब बच्चों आगे है वेटेड इंडेक्स, ये बात याद रखनी है। द क्वेश्चन इन विच 2 or more products are given, the question in which 2 or more products given and prices as well as quantities are given। बच्चों ऐसे इंडेक्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट गिवन होंगे और उनमें प्राइसेस के साथ साथ क्वांटिटीज भी गिवन होंगी, उसको हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स। दोबारा सुन लें, ऐसे सवाल जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट आएंगे और उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के साथ साथ क्वांटिटीज भी आएंगी, उसको कहते हैं वेटेड इंडेक्स। तो बच्चों वेटेड इंडेक्स में 3 फार्मूले हैं। 3 साइंसदान थे जिन्होंने फार्मूले बनाए थे। एक था लेस्पियर,
लेस्पियर इंडेक्स का फार्मूला था, पता नहीं, नानों से पूछो, नानों से। ऊपर पी एन नीचे पी नॉट, दरवाजा बंद कर देना। लेकिन वो जो क्वांटिटी यूज करता था बेस ईयर की क्वांटिटी यूज करता था। प्राइस में चेंज आता था लेकिन क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता था। क्वांटिटी हमेशा वो बेस ईयर की यूज करता था। बच्चों दूसरा फार्मूला था पाशे। पाशे ने क्या किया, उसने भी पी एन ओवर पी नॉट का फार्मूला तो लगाया, लेकिन जो क्वांटिटीज यूज की वो करंट ईयर की यूज की। लेस्पियर ने क्वांटिटीज यूज की बेस ईयर की, लेकिन पाशे ने जो क्वांटिटीज यूज की करंट ईयर की। बच्चों एक तीसरा साइंसदान भी था, उसका नाम था फिशर। फिशर ने क्या किया, दोनों के फार्मूले को पकड़ा, मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। फिशर अक्लमंद था। लेस्पियर और पाशे ने गधों की तरह काम किया, पूरी जिंदगी फार्मूला बनाया। फिशर जो था ये स्मार्ट बंदा था, अक्लमंद बंदा था। इसने मेहनत कोई नहीं की, इसने अकल इस्तेमाल की। इसने इन दोनों के फार्मूले को पकड़ा, मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। और यकीन माने दुनिया में सबसे बेस्ट फार्मूला फिशर का है। दुनिया में सबसे बेस्ट फार्मूला जो आइडियल इंडेक्स है ना, वो फिशर का है। ना लेस्पियर सही आंसर देता है ना पाशे। ठीक है। अब देखते हैं बच्चों सवाल। तो बच्चों डाटा दिया गया है आपको, ये 2011-2012 वीट है और राइस है। शुगर भी हो सकता है, लेकिन बच्चों हर एक प्रोडक्ट की प्राइसेस भी गिवन होंगी और क्वांटिटीज भी गिवन होंगी। वीट की प्राइस, राइस की प्राइस और शुगर की प्राइस 10, 12, 30, 33, 20, 22, लेकिन साथ इनकी क्वांटिटीज भी आ रही है। 100 केजी यूज हुआ, ये 105 केजी यूज हुआ, यहाँ पे जनाब 50 केजी, यहाँ पे 48 केजी शुगर यूज हुई जनाब 80 केजी और यहाँ पे 70 केजी। अच्छा जी बच्चों, अब वो कह रहा है फाइंड वेटेड इंडेक्स of 2012 using 2011 as base. By Lespier formula, by Paasche formula, by Fisher formula। ठीक है जी बच्चों। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। पिछले सारे सवालों में ईयर पहले कॉलम में होता था, आराम से सवाल सॉल्व हो जाता था।
लेकिन अब लेस्पियर पाशे फिशर जब फार्मूला लगाना है ना बच्चों, तो आपको टेबल को रिवाइज करना होगा, टेबल की शेप बिल्कुल चेंज करनी होगी बच्चों। मतलब क्या है, आपके प्रोडक्ट इधर आ जाएंगे और आपके ईयर ऊपर चले जाएंगे। मतलब प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जी? व्हीट, राइस, शुगर। प्राइस इधर, इधर क्वांटिटी इधर, प्राइस इधर, क्वांटिटी इधर। क्या ये बात समझ आ रही है जी? व्हीट है जी 10, 100, 12, 105। बच्चों मैंने ट्रांसपोज ले लिया है टेबल का, मैंने टेबल का ट्रांसपोज ले लिया है, ये बात समझ आ रही है? राइस 30, 50, 33, 48। शुगर 20, 80, 22, 70। अच्छा बच्चों, चूंकि 2011 को बेस रखना है तो ये पी नॉट क्यू नॉट होगा, 2012 का इंडेक्स फाइंड करना है तो ये पी एन क्यू एन होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? सोच लो, शाबाश। बच्चों हमने लेस्पियर का फार्मूला लगाना है, सुमेशन पी एन क्यू नॉट ओवर पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों पी एन को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना चाहिए। फिशर के लेस्पियर के फार्मूले के लिए। तो बच्चों पी एन को क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि पहली वैल्यू आ जाएगी 1200, अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 1650, अगली वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1760। बच्चों सुमेशन पी एन क्यू नॉट क्या आ जाएगा? 4610। क्या ये बात समझ आ गई है? अब बच्चों अगली चीज हमें क्या चाहिए, पी नॉट क्यू नॉट। बच्चों क्या ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आपस में? पी नॉट क्यू नॉट 10 ज़रब 100 1000, 30 ज़रब 50 1500, 20 ज़रब 80 1600। बच्चों समेशन पी नॉट क्यू नॉट क्या आ जाएगा 4100। बच्चों इस फार्मूले का वैल्यू पुट कर दें, 4610 ऊपर 4100 नीचे मल्टीप्लाई का 100। एक 112.44। क्या ये बात समझ आ रही है? अब पाशे ने क्या किया, उसने पी एन और पी नॉट को वैसे ही रखा, लेकिन करंट डेयर की क्वांटिटीज को यूज किया। अब बच्चों जरा सोच समझ के जवाब देना।
अब बच्चों पी एन क्यू एन चाहिए हमें। जो पी एन क्यू एन का मतलब है 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से 1260 आएगा। फिर 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 48 से 1584। फिर 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से 1540। बच्चों समेशन पी एन क्यू एन क्या आ जाएगा? $4384। अब बच्चों आगे पी एन क्यू नॉट चाहिए हमें, नहीं सॉरी पी नॉट क्यू एन चाहिए हमें। तो बच्चों पी नॉट क्यू एन 100 ज़रब 105 1050 30 ज़रब 48 1440 और 20 ज़रब 70 1400। तो जो समेशन पी नॉट क्यू एन जो आएगा बच्चों 3890। तो बच्चों 3890 डिवाइडेड बाय पी नॉट क्यू एन सॉरी 4384 ऊपर आएगा 4384 ऊपर आएगा 3890 नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 112.7। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं फिशर ने क्या किया? फिशर बड़ा अक्लमंद था। उसने क्या किया? लेस्पियर को पकड़ा, पाशे को पकड़ा, मल्टीप्लाई किया, रूट ले लिया। लेस्पियर का आंसर आया था 112.44, दूसरे का आया था 112.7, रूट ले लिया उसने। वन 112.57 ये आ गया आंसर फिशर का। बच्चों क्या ये बात समझ आ गई है? थोड़ी सी कमेंट्री है वो जरा सुन लें। समटाइम आपको सवाल आएगा पेपर में डिफिकल्टी इन प्रिपरेशन। आई क्या में आपको सवाल आएगा बच्चों, ये याद रखना। अभी मैं बता रहा हूँ आपको एडवांस में कि बताओ कौन सा इंडेक्स नंबर जो है, कौन सा इंडेक्स नंबर जो है वो ज्यादा मुश्किल है कैलकुलेट करना। द डिनोमिनेटर in the calculation of Lespier price index does not change from year to year। बच्चों सोच समझ के जवाब देना। अगर यहाँ पे 2013 का जब साल आएगा तो क्या लेस्पियर के फार्मूले में पी नॉट क्यू नॉट 4100 ही रहेगा या चेंज हो रहेगा?
सेम रहेगा। चाहे 2014 की मैं बात करूं, चाहे मैं 2015 की बात करूं, करते करते चाहे मैं 2021 की बात करूं, तो बच्चों लेस्पियर के फार्मूले में बेस चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी ऊपर भी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज चेंज होगी बच्चों, सिर्फ और सिर्फ हर साल की प्राइसेस चेंज होंगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? अब बच्चों जरा सुनो, the denominator in the calculation of Lespier price index does not change from year to year, हर साल चेंज नहीं होता। The only new information that has to be collected each year is the price of item in the index। क्या ये बात समझ आ रही है? जो नई चीज आपको चाहिए होगी सिर्फ प्राइस चाहिए होगी और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। अच्छा बच्चों मुझे सोच समझ के जवाब दो, जैसे ही मेरा साल 2012 से 2013 पे जाएगा तो क्या पाशे इंडेक्स में डिनोमिनेटर मुझे दोबारा निकालना होगा या इससे गुजारा हो जाएगा? बच्चों दोबारा निकालने का मतलब है मुझे क्वांटिटीज चाहिए होंगी, मुझे क्वांटिटीज चाहिए होंगी और प्राइसेस भी चाहिए होंगी, ऐसे ही है। करंट ईयर की प्राइस भी चाहिए होगी, करंट ईयर की क्वांटिटी भी चाहिए होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे एफर्ट ज्यादा पुट करनी पड़ेगी, लेस्पियर की निस्बत मुझे पाशे पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा डाटा कलेक्ट करने पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। तो बच्चों मुश्किल बताओ कौन सा इंडेक्स है, कौन सा इंडेक्स निकालना मुश्किल काम है? पाशे इंडेक्स निकालना मुश्किल काम है बच्चों, ये बात समझ आ रही है? The denominator in the Paasche price index has to be recalculated every year to take account of the most recent quantities consumed. This information might be difficult to collect. तो बच्चों क्वांटिटीज कैलकुलेट करना मुश्किल काम होता है। प्राइस तो आपको पता चल जाएगी अखबार से, लेकिन किस घर में कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है ये कैसे पता चलेगा? बच्चों ये बात समझ रही है? क्वांटिटी तो आपको वेबसाइट से भी पता हो, प्राइस तो आपको वेबसाइट से भी पता चल जाएगी, मार्केट में जाए आपको प्राइसेस पता चल जाएगी, लेकिन बच्चों किस घर में कितनी चीजें गई हैं ये तो नहीं ना पता चल सकता। In summary, more information has to be collected to construct Paasche price index than to construct Lespier price index. This helps to explain why the Lespier price index is used more than Paasche price index. तो बच्चों कौन सा इंडेक्स ज्यादा यूज होता है? लेस्पियर इंडेक्स ज्यादा यूज होता है बच्चों, क्या ये बात समझ आ रही है? ओके बच्चों अब आगे है ओवर या अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट। बच्चों लेस्पियर प्राइस इंडेक्स टेंड्स टू ओवर स्टेट इन्फ्लेशन। बच्चों ये इन्फ्लेशन को ज्यादा करके दिखाता है, whereas पाशे प्राइस इंडेक्स टेंड्स टू अंडरस्टेट इट, और पाशे उसको अंडरस्टेट करके दिखाता है। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर इन्फ्लेशन हकीकत में रियलिटी में अगर इन्फ्लेशन है 5%, तो बच्चों लेस्पियर जो है वो 6% शो करेगा, ज्यादा शो करेगा, और जो पाशे है
वो 5 की बजाय 4% शो करेगा, वो कम शो करेगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ये बात याद रखनी है, ये भी आपको पेपर में आना है, ये बात पेपर में आएगी, थ्योरी के सवाल में आएगी बच्चों। क्यों होता है, वजह क्या है, वजह भी पेपर में आ सकती है। दिस इज बिकॉज कंज्यूमर रिएक्ट टू प्राइस इंक्रीज बाय चेंजिंग व्हाट दे बाय। बच्चों अगर टूथब्रश 100 रुपए से 200 रुपए हो जाए, लोग टूथब्रश नहीं परचेज करेंगे, मिसवाक ले लेंगे। क्या बात समझ आती है? कंज्यूमर रिएक्ट करता है जब चीजें महंगी होती है। वजह क्या है? कंज्यूमर रिएक्शन शो करते हैं प्राइसेस के ऊपर, कि जब उसमें इजाफा होता है तो वो चेंज कर लेते हैं चीजें जो वो बाई करते हैं। अगर चीजें महंगी होती हैं तो लोग वो चीज परचेज ही नहीं करते जो महंगी हो गई है, वो कुछ और ले लेते हैं। तो क्वांटिटीज चेंज हो जाती हैं जब प्राइसेस पे इंपैक्ट आता है। ये बात समझ आ गई बच्चों? शाबाश। इन्फ्लेशन का मतलब क्या? वाह जी वाह, क्या सवाल पूछा है। बंदा लाले छितर मार मार के अखीर कर दे। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? बच्चों मुझे बताओ, ये अब क्या मैं करूं ऐसे बच्चों का जो मुझे पूछे कि सर इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? कैसे कैसे लोग पैदा हो गए दुनिया में, अल्लाह माफ करे। कल की क्लास नहीं ली, आज मुंह उठा के क्लास में आ जाते हैं। कल क्लास नहीं ना पढ़ी थी, पता लग गया। कल की क्लास में मारे हैं फुटे, कल की क्लास में मारे हैं बंक, और आज मुंह उठा के पूछ रहे हैं इन्फ्लेशन क्या होती है। The Laspere index, which is based on quantities bought in base year, failed to account for the fact that people will buy less of those items which have risen in prices more than others. बच्चों इसका मतलब ये है, देखो अगर चीनी महंगी हो जाए, चीनी की कीमत थी 50 रुपए, अब हो गई है 100 रुपए, तो बच्चों लोग चीनी कम परचेज करेंगे, शक्कर ले लेंगे। वो कहता है लेस्पेर इंडेक्स इज बेस्ड ऑन क्वांटिटीज बॉट इन बेस ईयर। लेस्पेर इंडेक्स में चूंकि क्वांटिटी यूज होती है बेस ईयर वाली, इसलिए लेस्पेर को पता नहीं चलता कि लोगों ने अपनी वो क्वांटिटी परचेज करना छोड़ दी है, वो कम क्वांटिटी पे शिफ्ट हो गए। तो लेस्पियर की जो बेस है हकीकत में बड़ी है, तो लेस्पियर का आंसर जो है वो ज्यादा शो हो रहा है। ऊपर भी ज्यादा वैल्यू शो हो रही है, नीचे भी ज्यादा वैल्यू शो हो रही है। क्या ये बात समझ आ रही है? These are retained in index with the same ratings even though the volume of consumption has fallen. वो कहता है वॉल्यूम कम हो गया है, लेकिन लेस्पियर में वॉल्यूम वही है जो पिछले साल था। क्यों? क्योंकि उसने क्वांटिटी यूज की है बेस ईयर वाली, तो इसलिए उसका वॉल्यूम तो वही है, हालांकि हकीकत में वॉल्यूम कम हो गया। और the Pache index is based on most recent quantities purchased. This means that it has a focus which is biased to cheaper items bought by consumer as a result of inflation. बच्चों जब इन्फ्लेशन होगी तो लोग महंगी चीजें नहीं परचेज करेंगे, सस्ती चीजें परचेज करेंगे।
तो पाशे इंडेक्स पे ज्यादातर इंपैक्ट आएगा सस्ती चीजों का जो उन्होंने ली होगी। क्यों? क्योंकि पाशे इंडेक्स में ऊपर और नीचे दोनों में क्वांटिटी आती है करंट ईयर की। क्या ये बात समझ आ रही है? पाशे इंडेक्स में फोकस होगा चीपर आइटम की तरफ। क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटी आ ही चीपर आइटम की रही होगी। बच्चों ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 10-15 दफा पढ़ लें, ये पेपर में आना है। वो पूछ सकता है बताओ चीपर आइटम पे फोकस किसका होता है, पाशे का या लेस्पियर का? चीपर आइटम पे फोकस किसका होता है? इस तरह से सवाल आ सकता है। कौन सा इंडेक्स इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है, कौन सा इंडेक्स इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट करता है? बच्चों ये सवाल भी आना है आपको। वो कर लोगे तैयार? ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल इससे आगे चलेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।